ये 4 है और ये 5 है। इसमें से ये 2 हमारे जागृत है ना, और अंदर के सारे अभी बंद है ना। अगर इसका ड्राइंग बनाए कि दिखने में कैसा होता हूँ मैं आत्मा स्वरूप में, तो वो किसी भी वो समझाने के लिए मैंने ड्राइंग बनाया है। तो उसमें से ये वाला जो भाग है वो हमारा चालू है और इसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। बाकी अंदर के जितने भी हैं वो अभी है ना। जो हमने 10 कमरे वाली बात की थी है ना, उसमें से जो कमरे में जाले लगे हुए हैं जो बंद हैं वो सारे कमरे यही हैं, वो ये सारे कमरे यही हैं। और जो कमरा हम यूज कर रहे हैं वो सारे कमरे यही हैं। तो वो सारे कमरे तब खुलेंगे जब ये हमारा डेवलप होगा, जब हमारे अंदर ये डेवलप होगा जस्टिस न्याय। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारे अंदर में फिर ये दरवाजे खुलना शुरू होगा। तो आगे का जो दरवाजा हमारे अंदर बंद है वो न्याय और चिंतन, न्याय दृष्टि से चिंतन क्रिया शुरू होने से खुलेगा, उससे कम में नहीं। ठीक है, तो ये एक कल्पना के रूप में आपके भीतर बना रहे। और हम इस पूरी धरती के सारे इंसान का, सारे मानव जाति अभी यहीं पर है, सारी मानव जाति अभी यहीं पर है। कुछ है जो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अब यहाँ पर मैं वापिस शिक्षा को लाती हूँ। शिक्षा का उद्देश्य है कि जो भी बच्चा 3-4 साल में स्कूल जाना शुरू किया है और वो आपको 12-15 साल देने वाला है स्कूल में, तो बच्चे को ऐसा बना देना कि इनकी ये सारी क्रियाएं जागृत हो जाए, ये सारी क्रियाएं जागृत हो जाए। ये शिक्षा का उद्देश्य है। अभी हम मेरा मालिक मन है, इसके आधार पे मैं चल रहा हूँ। बाद में यहाँ से चलेंगे, आत्मा की प्रकाश में हम चलेंगे, ज्ञान की प्रकाश में चलेंगे। इसको जागृत करना, इसको चालित करना पूरे 10 क्रियाओं है ना, ये पूरी 1 2 3 4 5 और ये 5, ये 10 क्रियाएं जागृत करना शिक्षा का उद्देश्य। इसको हम लोग बोलते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा। चेतना माने मैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट बेस्ड एजुकेशन। तो चेतना का विकास कर दे, जो हमारे अंदर जागृति ला दे, जो हमारे अंदर की सारी क्रियाओं को चला दे, जागृत कर दे, ये शिक्षा का उद्देश्य है ना। तो इसके लिए कोई ध्यान तपस्या साधना करने की जरूरत नहीं है, शिक्षा में ऐसा ज्ञान उपलब्ध है। और वो ज्ञान अगर हमको कक्षा 1 से हमसे अगर मिलना बच्चों को शुरू हो जाए तो ये सारी क्रियाएं बच्चे 12वीं तक 10वीं तक जागृत कर सकते हैं है ना। वो मानवीय परंपरा के रूप में फिर दिखेगा है ना। तो धीरे धीरे अभी समय लगेगा शुरुआत में, फिर वो कई सालों बाद हमको दिखेगा कि प्रमाणित हो गया। तो प्रमाण और प्रमाणिकता को समय लगेगा। ये पूरे विश्व के आधार पे है, प्रमाण और प्रमाणिकता अखंड समाज के आधार पे है ना। ये बड़ी बात है। तो शुरुआत यही है। और अभी आज की डेट में, अगर आज के समय में अगर हमको वो शिक्षा नहीं मिली है तो हम इतना कर सकते हैं, अपने अंदर में, हमारे अंदर में न्याय के स्वभाव को बढ़ाने वाला काम हम कर सकते हैं। तो हमारे आपस में जो झंझटें हैं, लड़ाई है, वो थोड़ी कम हो सकती है, ठीक हो सकती है ना। तो ये सारी बात ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्यवहारिक उदाहरण लेकर के हम लोग कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिससे कि स्वयं को समझना और दूसरों को समझने से संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ बातों को लेकर हम प्रैक्टिकल हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे और हम गहराई से अपने जीवन को जोड़कर उसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई सवाल तो आगे बढ़े। अक्षय शक्ति, ये है अक्षय बल और ये है अक्षय शक्ति, ये सारे नाम। और ये क्रिया, प्रामाणिकता, ये स्थिति है, स्थिति यानी स्थिर है। ये गति है, गति यानी जो मेरे एक्शन में, हाँ एक्शन में, मेरे अंदर और बाहर। ये जो अक्षय शक्ति में प्रामाणिकता है और नीचे क्या है सेकंड, रितम भरा, ऋतु का रितम भरा, इसको हम समझ कहते हैं। स्थिर रूप में उसका नाम समझ है। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ व्यवहारिक पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ उदाहरण लेकर के कुछ चर्चाएं करते हैं।
कुछ नहीं, हमको एक काम तो करना है, हम अपने जीवन में करने की और परमानेंट ठीक करने के लिए हम भिड़ जाएं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, उसको ठीक करना है। जैसे घर में झंझटें हैं, झगड़े हैं, घर में समस्या है, तो किस चीज़ का झंझट है, किस चीज़ का झगड़ा है, तो सामने वाला ही मेरे को गड़बड़ लग रहा है, मैं ही गड़बड़ लग रहा हूँ, तो सबसे बड़ा इशू यही है कि इंसान को समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो इंसान को, भाई आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगता है। 4 साल में भी विश्वास नहीं आता कि मैं, कॉन्फिडेंस है मैं सिविल इंजीनियर बन गया, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, कॉन्फिडेंस नहीं आता है 4 साल में। इतना पढ़ते हैं, कब आता है कॉन्फिडेंस? पढ़ने के बाद वो 4 साल प्रैक्टिस करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं, उसको प्रैक्टिकली कर करके देखते हैं, कर करके, तब वो कोई बच्चा बोला है 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 10 साल बाद बोलेगा कि मुझे अब इसका सब कुछ आता है, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो क्या चीज़ है, पहले हुआ सीखना, फिर करना, उसके बाद उसको विश्वास आया, उस सीखने के प्रति विश्वास, उतना साल लगा। तो ये तो इंसान को समझना है, इंसान को समझना। यहाँ भी शॉर्टकट नहीं है कि मेरी 8-10 क्लास में आप पूरे इंसान को समझ गए। तो यहाँ भी मैं कहूँगी कि भाई आप कम से कम पूरा सारा दिन लगा के 1 साल दो, फिर 1 साल बाद फिर आपको लगेगा कि उसमें, और फिर ये प्रैक्टिस करना कोई मशीन वाला काम तो है ही नहीं, ये सारा प्रैक्टिस इंसान के साथ है। गुस्सा मुझे इंसान से है, नाराजगी मुझे इंसान से है, झंझट मेरा इंसान से है, सारा प्रैक्टिकल है। तो उसको करते करते उसको भी समय लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, किसी को 10 साल, तो किसी को 20 साल, तो किसी को पूरी जिंदगी निकल जाएगी, किसी को 1-2 साल। समय तो लगेगा क्योंकि अभी अमानवीयता बहुत है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अमानवीयता आने, मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। जैसे इसके लिए मैं उदाहरण देती हूँ एक बढ़िया सा, तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं 2 व्हीलर चलाती हूँ, मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है ना, मैं गाड़ी अच्छा चलाता हूँ, मतलब मैं ड्राइवर अच्छा हूँ, मैं कार अच्छा चलाता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मास्टर हूँ, ठीक है। नेशनल हाईवे बोलो या दिल्ली का हाईवे बोलो, कहीं भी बोलो, मैं बढ़िया से चला लूँ, इतनी अच्छी मेरी ड्राइविंग है, ठीक है। अब प्रश्न, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि रोज इसी हाईवे में चला चला के आप गारंटी दे सकते हो कि मैं रोज सही सलामत घर पहुंच जाऊंगा? क्यों नहीं दे सकते भाई? आपकी ड्राइविंग तो अच्छी है, तो बहुत अच्छे ड्राइवर हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, क्यों नहीं दे सकते गारंटी? मैं तो अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन सामने वाला जो मेरे से भिड़ेगा वो अच्छा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है ना, वहाँ क्या परिस्थिति बनेगा रोड के ऊपर, उसकी ड्राइविंग कैसी है ना। अगर मेरी ड्राइविंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मेरे पीछे जो गाड़ी चला रहा है, मेरे बाजू में जो गाड़ी चला रहा है, उसकी ड्राइविंग अगर ठीक नहीं है और जबरदस्ती का मैं ठीक चल रहा हूँ, वो आके ठोक दिया, मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, वो आके ठोक दिया, मैं तो राइट साइड में चल रहा हूँ, वो रॉन्ग साइड से आके सामने से ठोक दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये सामने वालों की ड्राइविंग की गारंटी मेरे पास नहीं है, वो कैसा गाड़ी चला रहा है मुझे क्या पता। दूसरों की गलती से मेरी गाड़ी टूट सकती है, दूसरों की गलती से मेरा हाथ पैर टूट सकता है। तो ठीक से सुनेंगे, मेरे रोज सही सलामत घर पहुंचने के लिए सबकी ड्राइविंग ठीक होना जरूरी है, सबको गाड़ी अच्छा चलाना आ जाए, सब डिसिप्लिन में आ जाए, सब नियम में आ जाए। नियम सबसे बढ़िया शॉर्टकट यही है, नियम में आ जाए। बोलते हैं ना कि और इधर ग्रीन सिग्नल है फिर भी गाड़ी भाग रही है, उधर ट्रेन के लिए इधर वो दोनों लगा हुआ है फिर भी लोग नीचे से दौड़ रहे हैं, उधर ट्रेन आ ही रही है ना। तो कभी कभी न्यूज़ में आ भी जाता है कि भाई वो ट्रेन से कट के जान चली गई। कहने का मतलब मेरे रोज सलामत घर पहुंचने के लिए सबकी ड्राइविंग ठीक होना जरूरी है। मैम रोज दुआ लेकर खुद के लिए निकलते हैं, हर सेकंड हम लोग रोज सामना करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर से निकलते ही चालू हो जाता है अवंती विहार है ना। मैं खुद 5-10-15 मिनट लगता है, उतने में मुझे भी डर लगते रहता है इतना स्लो गाड़ी चलाओ, फिर भी क्या हुआ, अव्यवस्था में हम सुखी हो नहीं सकते, है ना। हम अपना केयर करके हम चला सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे सुख पूर्वक जीने के लिए, है ना, दूसरों का भी ठीक होना जरूरी है ना, दूसरों का भी ठीक होना जरूरी है। तो पूरा अच्छे से सुखी होने के लिए दूसरों का भी ठीक होना जरूरी है, लेकिन
अभी हम ये सारी बातें अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे क्या भला होगा? इससे ये भला होगा कि दो तरीके हैं जिंदगी के। एक है झेलते हुए जीना। ठीक है भाई, मेरा पार्टनर या मेरा साथी या मेरा परिवार में सब नासमझ है, सब गड़बड़ है। एक होगा कि हम रोज लड़ के सिर कुट के जिएंगे, रोज दुखी होके जिएंगे, तो मैं भी दुखी, वो भी दुखी, हम सब दुखी और जी रहे हैं। तो एक हुआ झेलते हुए जीना, एक होगा झेलते हुए जीना, दुखी होके जीना। दूसरा, अगर हमने कोई ज्ञान की बात सुनी, हमने जिंदगी जीने का सही तरीके अगर हमने सीख लिए, अगर हम दुनियादारी सीख रहे हैं, इंसान को समझने का डिजाइन सीख रहे हैं, खुद को समझने का विधि सीख रहे हैं, इससे फायदा ये होगा कि मैं ये जीवन समझते हुए जीऊंगा। मेरे अंदर में उतनी अशांति, उतनी कलह नहीं होगी जितनी और लोगों के साथ में होगी। तो जैसे कोई घटना घटेगी तो मैं उतना प्रताड़ित नहीं होऊंगा जितना मैं पहले होता था, कि अगले ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज जितना पीड़ित होता हूँ, इस तरह की अच्छी बात सुनने के बाद में मैं उतना प्रताड़ित नहीं होऊंगा। मेरे अंदर में स्थिरता और शांति आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि मुझे पता चल गया वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे पता चल गया वो नासमझ इसलिए किया, मुझे पता है वो बेवकूफ है इसलिए किया, मुझे पता है उसको पता नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया, है ना। और मुझे समझाने का तरीका भी मेरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैंने ये कहा कि भाई अगर कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ है ना, तो कभी कभी आप उसको छोड़ दो, अपने व्यवहार ठीक करो और ठीक ठाक चलो। जब उसको समझ में आना होगा तब आएगा। अब एक है कि भाई मेरी एनर्जी रोज लड़ झगड़ के निकालूं, एक है कि मैं अपनी एनर्जी रोज लड़ झगड़ के ना निकालूं और मैं शांत हो जाऊं, उसको उसके हिसाब से जीने दूं। मैं पता तो है बोलने से कुछ होगा नहीं, लड़ाई होगी, मैं कुछ बोलूं वो भी कुछ बोले, तो वो मैंने कहा ना कि दोनों नासमझ है, रोज लड़ेंगे। उससे अच्छा मैं समझदार हो जाऊं तो रोज लड़ाई नहीं होगी, है ना। इतना ही होगा कि उसकी गलती पे मैं देखूंगा ये गलती बार बार कर रहा है, अब मेरे बोलने से, आज फिर बोलने से कोई फायदा तो नहीं है, तो आज मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, अब मैं ही कर लूँ, है ना। इसको तो बोल बोल के साल भर से बोल रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, तो ठीक है मैं ही कर लूँ, बोलने से लड़ाई होगा। तो क्या हम दूसरों को समझना सीख जाएंगे तो इससे हम क्लेश में नहीं जिएंगे। जीना तो उन्हीं के साथ है, वो मेरे घर का ही है, छोड़ के भाग तो नहीं सकते। तो वो स्थिरता, वो धैर्य और वो शांति मेरे अंदर आएगी, तब हम सहेंगे नहीं। अभी हम सह के जी रहे हैं, अभी हम झेल के जी रहे हैं, तब सहना और झेलना नहीं होगा, समझना होगा, है ना। अभी हम सह के झेल के जी रहे हैं कि हाँ मेरे ही माता पिता है, सह रहा हूँ झेल रहा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मैं सह रहा हूँ झेल रहा हूँ, मेरे ही बच्चे हैं, मैं सह रहा हूँ झेल रहा हूँ, तो मैं दुखी हूँ। यहाँ क्या होगा, हम समझ के जिएंगे, थोड़ा हम सतर्क होकर जिएंगे, थोड़ा ध्यान रख के जिएंगे। हमारा बहुत बोलना सुनाना डांटना कम हो जाएगा, समझना शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत डांटेंगे नहीं, बहुत सुनाएंगे नहीं, बहुत लड़ेंगे नहीं, और थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। अभी मेरी पूरी एनर्जी व्यर्थ जाने वाली है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा, मिलने का लास्ट में कुछ होने जाने वाला है नहीं। उससे अच्छा है ना मैं समझ जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो धीरे 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 क्या है ना, कई जगह ऐसा भी होता है कि हम जब ठीक हो जाते हैं ना, तो हमारे जो पार्टनर है या हमारे आसपास जो भी लोग हैं, वो हमारे अच्छे जीने से प्रभावित हो करके वो भी थोड़ा ठीक हो जाते हैं, वो भी बहुत जगह नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये मैडम ये चीज़ हर जगह लागू नहीं होता। मेरे पड़ोस में एक ये है, रोज पी के आता है, तो पहले उसकी वाइफ जो है उसको कुछ नहीं बोलती थी, नई नई शादी हुई थी, जैसे भी झेल रही थी। अब साल 2 साल बाद हम ही थोड़ा सा उसको समझाया कि रोज ये पी के आता है, देर से आता है, अब कुछ नहीं बोलते हो, ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे लड़ा करो, जी भर के लड़ा करो, तब कम से कम डर रहेगा कि यार घर जा रहा हूँ फिर झगड़ा करेगी मेरे से। तो जब से वो ऐसा लड़ना चालू किया तब से वो कंट्रोल में हुआ। जो बहुत ज्यादा पीता था वो कम हो गया, पीता अभी भी है लेकिन कम हुआ, डरता है। तो लड़ना भी जरूरी है, वरना यदि खुली छूट मिल जाए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ जगह पर वो तो हम तय करेंगे, क्या परेशानी है उसको देखकर अभी के समय में हम तय तो करेंगे कि यहाँ डांटना है ना। कुछ जगह पर हम डील कर सकते हैं कि भाई लग रहा है कि भाई इससे तो उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है, मेरा ही घर लूट रहा है, मेरा ही उनका शरीर लूट रहा है, खराब हो रहा है, वहां तो बोलेंगे, वो तो बोलना पड़ेगा अभी के समय में, है ना। लेकिन कुछ और सिचुएशन है स्वभाव को लेकर के, आदत स्वभाव को लेकर के, वहां पर हम ये इसको लागू कर सकते हैं। जैसे उस दिन आपने एग्जाम्पल बताया कि वो बच्चा है
मतलब चिढ़ता बहुत है, घर से भाग जाने का मन करता है। तो वो माँ बाप से देखते हुए सीखता है। तो आपस में तो वो लोग अपने आप को समझाए नहीं है, समझाते भी हैं, लेकिन एक की गलती वो बच्चे पर ट्रांसफ़र होके आती है ना, बच्चा सीखने लगता है ना। और आजकल ये प्रॉब्लम सब जगह सब जगह है। माँ बाप को देख के बच्चे सीखते हैं, लेकिन माँ बाप में से एक जन ठीक कर लेता है, मान लो बाप ठीक कर लेता है, माँ नहीं कर रही है, तो बच्चा तो माँ के साथ भी रहता है, तो माँ के अवगुण बच्चे में आ जाते हैं, और उसका फाउंडेशन पीरियड है ना। तो इसमें लगभग कई लोग कोशिश भी करते हैं कि हम बच्चों के सामने लड़ाई न करें, बोलते हैं ना कि आप अपने रूम में लड़ लो जो लड़ना है, बच्चे के सामने मत लड़ो, है ना। तो कुछ चीज़ों में अवेयर हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं कि भाई ये लड़ाई हम बच्चों के सामने न लड़े, ये लड़ाई माता पिता के सामने न लड़े, ये लड़ाई हम पड़ोसी के सामने न लड़े। तो कुछ जगह हम अवेयर हो सकते हैं, है ना। और कुछ जगह पर हम हमारी आपस में रोज लड़ाई ना उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, है ना। हमको समझ में आ रही है इनका नेचर ही है, इसको इस बात पे गुस्सा जल्दी आता है, ये इस बात पे चिढ़ जाते हैं, तो वो काम हम ना करें। अभी वो एक प्रकार से उसको समझ के हमको उसको छोड़ना पड़ेगा कि भाई ठीक है, उसको जब समझ में आएगा उसका ये स्वभाव मुझे पसंद नहीं है, और ये स्वभाव को मैं बोल के साल भर से थक गया हूँ, ये ठीक हो ही नहीं रहा है, तो स्वभाव को हम ढीला छोड़ देंगे, है ना। लेकिन कुछ जगह है जहाँ बोल सकते हैं कि भाई ये बिगड़ रहा है, परिवार और शरीर के लिए ठीक नहीं है, वहाँ बोल सकते हैं, है ना। लड़ाई हो मैडम, लेकिन एक सीमित दायरे में, ताकि कम से कम नुकसान। एक्चुअली जिसको आप लड़ाई बोल रहे हैं ना, वो शब्द अलग है वही आपकी सही चीज़ है, वो आपस में चर्चा करके ठीक ये करना। सीमित दायरे में रहे कि वो बात उतना ना बढ़े कि बात समझ में ही आए। विचार विमर्श जरूर करें। किसी चीज को बोलने का भी एक तरीका होता है, वही चीज को एक व्यक्ति बोलता है समझ में आ जाता है, दूसरा बोलता है समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। कि कोई अगर ट्रेन में जा रहा है, केले का छिलका यदि फेंक रहा है, तो एक व्यक्ति उसी को आदमी को ऐसा बोलता है कि झगड़ा कर लेता है सामने वाला से, तो बोलते क्या करने, एक आदमी बहुत प्यार से बोलता है कि बोलता वो खुद ही केवल छोड़ देता है कि बात फेंक देता है। तो बोलने का एक तरीका, समझदारी वही है कि अपनी बातों को ऐसा बोलिए कि सामने वाला समझ भी जाए और उसको बुरा भी न लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इसकी जरूरत है सभी परिवार में, है ना, इसकी जरूरत है हर जगह। आप जहाँ काम कर रहे हो, आप परिवार में हो, इसी चीज की जरूरत है कि आपकी बात भी चली जाए, लगे को बुरा भी न लगे। और हम हावी हो जाते हैं, ऑर्डर करके शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होता है। मेरा एक दोस्त मैडम गुटखा खाता था, उनकी वाइफ जो है टीचर है, तो वो बच्चे के सामने गुटखा, तो उसका छोटी लड़की थी, वो भी उसका स्टाइल है करने, ऐसा फाड़ के पापा ऐसा फेंकते हैं तो भी करती थी। तो एक दिन बोले ऐसा कीजिए, आप कितने का खाते हो, मेरे लिए भी ले आया करो, दोनों खाएंगे और बच्चे के सामने ही बैठ के खाएंगे, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखेगा। तो शायद उनको बात समझ में आया, गुटखा तो नहीं छोड़ा, लेकिन घर में आज के पेपर में भी आज पेपर में भी आया है कि शराब छूट गया क्योंकि बच्चा मेरे जैसा नकल करता था। तो ये होता है कि दोनों मिलकर पिए, तो ये बोलने का तरीका है। टीचर अगर उससे लड़ती तो बात नहीं बनता, लेकिन बच्चे को बीच में ला करके समझाया गया कि बच्चा सीख रहा है, अब तुमको सिखाना ही चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा दोनों मिलकर सिखाएंगे। तो मतलब है ना। देखो अभी ये इस तरह की सारी बातों से क्या है, हमको थोड़ा अपने अंदर इतना मैनर्स कहो या समझ कहो, इतना तो डेवलप करना पड़ेगा कि हम अपनी बात को पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में हम बोल पाए, है ना। और बोलने का तरीका बहुत स्नेहपूर्वक हो। देखो ये ठीक नहीं है, देखो ऐसा है, देखो अपन ऐसा सोचे तो ऐसा करें तो, यानी उसका एक तरीका हो, है ना। और लग रहा है अगले का मूड भी देखें, समय भी देखें और बात करें उस हिसाब से, है ना। क्योंकि इस यात्रा में हम साथी हैं, तो उसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ में और धीरे धीरे कन्वे भी करें कि देखो हम लोग बात करने की आदत बनाए, रोज हम लोग बैठे चर्चा करें इन सारे मुद्दों पे, तो उससे भी बहुत सारी चीजें। अभी तो समस्या क्या है, अभी लोग चर्चा ही नहीं करते, घर में बैठते ही नहीं है, टीवी देखेंगे, टीवी वाले मन से व्हाट्सएप आ गया, मोबाइल आ गया है। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, आपस में खा रहे हैं या तो शांति से चुपचाप खाया करेंगे या फिर आपस में कोई चर्चा करेंगे। अभी वो चर्चा वाला बाकी समय तो बचा नहीं, खाने के समय भी पूरी आंखें डूबी रहती हैं टीवी में, मूवी में। अभी वही परिवार में बातचीत बंद हुई है, कम हुई है, इस कारण की समस्या बढ़ी है। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं टीवी में, और इसमें कहीं संवाद नहीं हो रहा, संवाद नहीं हो पाता। हमारी आपस में कोई संवाद नहीं होने से, समझ नहीं होने से फिर गलत फहमी बढ़ती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है मैडम, इंडिया और फॉरेन कंट्री।
इंडिया में जो है भली पढ़ाई लिखाई कम हो, लेकिन जो तलाक के मामले बहुत कम आते हैं। फॉरेन में ऐसा है कि गए भाई 10 मिनट में शादी हो गई, रजिस्टर मैरिज किए, हो गया। 6 महीने बाद पता चल रहा तलाक हो गया। बड़ी आसानी से शादी होता है, बड़ी आसानी से तलाक भी होता है। इंडिया में जो है 3 दिन तक के शादी करते हैं। वो 3 दिन में जो है एक ऐसा जुड़ाव होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है कि आदमी एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करता चला जाता है। फॉरेन में वो नहीं होता है, गए केवल एक साइन किए, वही हो गया, जाइए। तो वो भी एक होता है कि समझदारी उसमें पनपता है जब साथ रहें। समझदारी का मतलब साथ नहीं, वो तो है। अभी नैतिक शिक्षा जो है वहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं इसीलिए हमारे तो- यहाँ हाँ, इंग्लिश मीडियम में जहाँ पढ़ाई हो रहा है और हिंदी मीडियम में, अब पढ़ाई का मामला जो देखोगे आप, हाँ। तो जो इंग्लिश मीडियम में बड़े बच्चे हैं हाँ, उनमें ज़्यादा है, क्योंकि हाँ। एक दूसरे को बिल्कुल पहले तू कम है मैं कम हूँ, तो एक भाई पढ़े लिखे जाता है, लेकिन हाँ। एक दूसरे को तो थोड़ा भी जो है झेलते नहीं है, हम्म, क्योंकि जीवन झेलने का नाम है। भाई ठीक है, अब अभी इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि गुस्से में कुछ बोल दिया तो मैं सह लूँ, या वाइफ ने बोला या हस्बैंड ने बोला वो सह लूँ। वो सहनशीलता उनमें कम है। और जो कम पढ़े लिखे हैं, हिंदी मीडियम वाले ऐसे, वो दुनिया को बड़ी करीब से देखे हैं, सभी स्थितियों को उनको सामना किए हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं कि भी ऐसी परिस्थिति आ सकता है, तो वो तैयार रहते हैं। तो समझ वाली बात वही है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में समझ विकसित नहीं हो रहा है, केवल नंबर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को देख के लगता है कि कहीं भी नैतिक ईमानदारी और समझदारी वाला कहीं पर ये नहीं है। मतलब एक इंजीनियर बनेगा ठीक है, पढ़ेगा, लेकिन ईमानदारी इंजीनियर बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो 2% वाला ही बनेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही देखता हूँ कि आप बताएं ना कि भाई 4 साल पढ़ेगा, फिर 2 साल सीखेगा, समझदारी 10 साल बाद आएगा। लेकिन जो 15 साल नौकरी किया है, उनके बनाए हुए सड़क, रोड, बिल्डिंग देखो तो शर्म लगता है कि एक 15 साल का इंजीनियर ने बनाया है। आज देखो वो जो उधर धनेली जाते हैं, खमतराई रोड से आगे, कितने सालों से मैं जब कई बार आना जाना होता है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इतना मतलब उस कंस्ट्रक्शन ऐसा रोक दिए हुए हैं, कोई अता पता ही नहीं है उसका। मैडम आप उतना दूर कहाँ जा रहे हैं? हमारे NIT में जो बन रहा है सारे विद्वान यहीं बैठे हैं। वही विद्वान बैठे हैं जैसे मैं, पहले। मैं सिविल डिपार्टमेंट वाला हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन समझ तो है। 4-3.5 साल के अंदर इतनी समझ आ गई कि ये घटिया काम हो रहा है कि अच्छा काम हो रहा है। वही बाहर ही डबरा डबरा मिलता है। तो जब हम लेवल का यहीं सड़क नहीं बना पा रहे हैं, जितने कंस्ट्रक्शन वर्क उसमें हम क्यूरिंग नहीं किए हैं, पानी जो डालते हैं वो नहीं हुआ, कोई देखने वाला नहीं है, तो देख के बड़ा दुख होता है कि यहाँ का टाइल्स जो है दब रहा है मेरे चलने से। तो भाई ये कौन सा काम हुआ है? तो जब मैं यही कुछ नहीं करवा पा रहा हूँ, तो ये हमारे अंदर एक हमारी जो शिक्षा पद्धति है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने का भाव भी नहीं है। अभी की शिक्षा को देखें ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं आगे जाकर के मानसिक रूप से गरीब हो रहे हैं। हमारे अंदर जो डेयरिंग जो आता है ना, वो खत्म हो रहा है। हम किस चीज़ से डरते हैं? और दूसरा, हमको इतना साल हमने समय दिया, उसके बाद भी एक विश्वास विकसित नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ कि मैं जी सकता हूँ, अच्छे से इस जिंदगी को जी सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ लिख लिया। तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होता है, और अंदर से अभाव, मानसिक गरीबी बढ़ जाती है। जैसे इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देती हूँ समझने के लिए, जब टॉपिक निकला ही है। अभी परंपरा में हम लोग अमीर गरीब किसको कहते हैं? अभी के समय में हम लोग अमीर गरीब, पैसा है वो ठीक है ना, जिसके पास बहुत पैसा है बराबर अमीर है ना, फैसिलिटी बराबर अमीरी, ज़्यादा नेम फेम मनी बराबर अमीरी। तो अभी हम जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी बराबर अमीर है, रिच है ना। और जिसके पास में पैसा कम है, फैसिलिटी कम है, उसको पुअर या गरीब हम कह रहे हैं, ठीक है। रियल में अगर हम अमीरी गरीबी को समझने जाए, देखो अभी परंपरा में हमको जो शब्द मिले हैं, मैं तो हिंदी का ही कहूँगी, जो शब्द हमको मिला है, उस शब्द के पीछे कोई अर्थ है, उस अर्थ के आधार को ध्यान में रख करके ही शब्द बनाए गए हैं। तो अब हम लोग अभी क्या करेंगे, ये शब्द के अर्थ को समझेंगे, फिर हम लोग सही परिभाषा ढूंढेंगे। अमीरी और गरीबी, ठीक है, अमीर या अमीरी ये शब्द है, इसका अर्थ क्या समझ में आता है? सिंपल, जैसे अब तक सुनते आए हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब अच्छा फर्नीचर, सब कुछ अच्छा है, मोटे मोटे रूप में यही अमीर है। और गरीब जिनके पास कम पैसा है या कम क्वालिटी की चीज़ें हैं,
इन जनरल यही समझते हैं। ठीक है, अमीरी शब्द से क्या महसूस होता है? अभी मटेरियल को छोड़ दीजिए, अमीरी शब्द से महसूस क्या होता है, फील क्या होता है? असल पूर्णता, में- तृप्ति, भाई मैं जो चाहता हूँ हाँ। वो सब है मेरे पास। हाँ। अमीरी का मीनिंग हाँ, है ना, महसूस के भरपूर। भरपूर, है ना, अर्थ को समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम्म, हाँ, अर्थ को समझेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो अमीरी से हमको क्या महसूस होता है? कोई पूर्णता, कोई तृप्ति, कोई बहुत अच्छी स्थिति। इसको हम, हो सकता है, मुझे लग रहा है किसी ने समझाने के आधार पे वो मटेरियल को उदाहरण में ले लिया होगा, वो परंपरा बन गई, जैसे वो बिल्ली वाली कहानी में आया था, है ना। तो यहाँ देखें कि अमीरी शब्द से लगता है अमीरी, पूर्णता, खुशहाली, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ बढ़िया। तो अमीरी की जो फीलिंग है, जो महसूस करना है, वो किसी, अगर हम अमीर हो गए, अगर आप भौतिक स्तर पे भी कहो तो बराबर क्या मिलेगा? हैप्पीनेस। तो पूर्णता है कि कुछ भर जाए, कुछ अच्छा हो जाए, अमीरी बराबर सुख। ठीक है, तो अमीरी का जो अर्थ दिया गया है वो पूर्णता के रूप में, सुख के रूप में दिया गया है। सुख बराबर अमीरी। ठीक है, मैं सुखी यानी मैं भरा हुआ हूँ, मैं गदगद हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ अपने जीवन में, कोई चीज की कोई कमी नहीं है, अपन बोलते हैं, जिसको हमने भौतिकता से जोड़ दिया, धीरे धीरे जोड़ लिए। हाँ, जोड़ लिया, तो उसके बराबर सुख, है ना। तो अमीरी का अर्थ है सुख। ये धीरे धीरे ठीक। जोड़ लिए हैं और मूल हाँ। मूल अर्थ गायब हो गया हाँ, है। और फिर हमने अभी सारी कक्षा में क्या चर्चा की? समझदारी बराबर सुख। सुख कहाँ से मिलेगा? निरंतर सुख के लिए हमने कहा संबंधों में समझ और इसकी निरंतरता, समझ की निरंतरता बराबर निरंतर सुख। सुख हमको निरंतर चाहिए, तो निरंतर सुख के लिए निरंतर सही समझ चाहिए। तो अगर मैं निरंतर सही समझ से जी रहा हूँ, बराबर मैं समझदार हूँ। ठीक है, मैं समझदार हूँ, मेरे अंदर निरंतर सही समझ है ना, और मैं खुशहाली से जी रहा हूँ। तो अमीरी बराबर समझदारी बराबर सुख, निरंतर समझ बराबर सुख और बराबर अमीरी। ये है अर्थ उस अमीरी शब्द का। ठीक है, ये इसका आशय आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं वापस गरीबी। गरीब शब्द से क्या महसूस होता है? कमी, कोई चीज की बहुत ज्यादा कमी। है ना, कमी, अभाव, है ना, अभाव। ये जरूरतों की पूर्ति न हो पाना, मुझे जो हाँ, जरूरत उससे है क्या होगा? उससे क्या होगा? दुख। ठीक है, तो गरीबी का क्या अर्थ आ रहा है यहाँ पे कि मेरे पास में कुछ नहीं है, कुछ खाली है ना, कुछ नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ, कमियां हैं, वो मेरे कुछ नहीं है, खालीपन महसूस कर रहे हैं उसमें अपन, है ना। तो भाव के रूप में क्या आ रहा है? खालीपन के रूप में हम उसका अर्थ देख रहे हैं दुख। कुछ नहीं रहेगा मेरे पास, कोई कुछ है ही नहीं, तो मैं तो दुखी हूँ। तो दुख बराबर गरीबी, अनहैप्पीनेस बराबर पुअर, है ना, और रिच बराबर हैप्पीनेस, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर में कमी होने पर, अपने भीतर में अभाव होने पर, दुख होने पर हम उसको गरीब शब्द दिए हैं, है ना। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी, रियल आंसर, सही आंसर यही है कि मानसिक गरीबी, नासमझी बराबर दुख बराबर गरीबी, समझदारी बराबर निरंतर सुख बराबर सुख बराबर अमीरी। ठीक है, रियल आंसर यही है। उसको हमने भौतिकता से जोड़ के हमने उसको धीरे डिफाइन धीरे कर वो दिया। मीनिंग हाँ, चेंज वो होती meaning गई। पूरा चेंज हो गया। रियलिटी धीरे यही धीरे है। कि जो जंगल में रहते हैं मैडम, वो बहुत गरीबी में रहते हैं लेकिन बड़े खुश रहते हैं, हाँ, क्योंकि उनकी हाँ। जरूरतें सीमित हैं। है ना, जंगल वाले को कहाँ वो सब चाहिए? वो तो हाँ। अपने जीवन में सुखी है, तो लेकिन अमीर है। उनको बिजली की भी जरूरत नहीं है, बढ़िया 2 टाइम हाँ। खाना चाहिए जो मिल जाए, हाँ। और वो बड़ा प्रसन्न रहता है, हमसे हाँ। ज्यादा खुश रहता है ना। तो अभी हम लोग अभी के करंट समय को अगर हम देखने जाएं, तो अगर हम उन मान्यता वाले उत्तर पे विश्वास करें, ज्यादा पैसा बराबर अमीर, उसका थोड़ा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आज के समय में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो रिच है और वो नेम पे मनी में है। ठीक है, रिच है, नेम पे मनी में है। तो क्या वो अमीरी के मीनिंग में आ गए, वो सुखी हो गए? नहीं कह सकते। नेम पे मनी है, रिच है, बहुत पैसा है, सुखी हो गए? है। नहीं कह नहीं सकते अंदर से कैसा है ना। दिखता है न्यूज के रूप में, कहीं भाई भाई में झंझट है, हस्बैंड वाइफ में झंझट है, कोई वाइफ ने सुसाइड कर लिया तो उसका मर्डर हो गया, तो क्या हो गया, वो हो गया, है ना, पूरी दुनिया जानती है, न्यूज में फेमस हो गए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साधन संपन्न, इसका मैं नाम दे रही हूँ, साधन संपन्न है ये,
ये परिवार साधन संपन्न है लेकिन दुखी दरिद्र है। साधन संपन्न है, पूरी दुनिया जानती है पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुखी दरिद्र है। तो यहाँ दरिद्र एक नया शब्द आ रहा है, इसको समझते हैं, है ना। दुखी से हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा ना लगना, दुखी होना। तो दरिद्रता क्या शब्द है, इसको हम समझेंगे। दरिद्रता एक फीलिंग के रूप में है, भाव के रूप में है, इसको समझेंगे। दरिद्रता ऐसे यहाँ पर क्या आशय है, मेरे पास बहुत कुछ है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है, सुविधा की कोई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है, मेरे पास भरपूर है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। और मेरे अंदर में जो फीलिंग है, देखो सुख अंदर ही होता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि इतना कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ, खालीपन लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि क्या कमी है, इतना कुछ है घर में, फिर भी हम सुखी नहीं है। बाहर घूम के भी आ गए, दुनिया भी घूम लिए, फिर भी हम सुखी नहीं। इसलिए तो कई लोग सब छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। एक वही है उदाहरण, मेरी बड़ी भाभी वो हर साल एक विदेश जाती है घूमने, हाँ। अलग अलग थाईलैंड, हाँ। मलेशिया से। हाँ। और फिर क्या बोलती है, नहीं तो शांति नहीं है, हाँ। सुख नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है फिर भी शांति नहीं है। वही तो क्या चीज हुआ यहाँ पे, मैंने ये सारा जो इकट्ठा किया, पैसा धन दौलत जो भी, वो सुख के लिए किया, और वो सब है। और सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खाली महसूस कर रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर दुखी महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। लग रहा है कि और क्या छूट गया मुझे, और क्या पाना है। मेरे मन में जो जो इच्छाएं जागी, मैंने सब पूरा कर लिया कि भाई विदेश घूमने का इच्छा जागी, नए मकान बनाने की इच्छा जागी, नए घर खरीदने और गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी, मैंने तो सब पूरा कर लिया। उसके बाद भी मैं अंदर से सुखी नहीं हूँ। तो वो जो अंदर में सब कुछ होते हुए भी जो अभाव है, जो अंदर में खालीपन है, वो मेरे भीतर की गरीबी है, मेरे भीतर की दरिद्रता है ना। इसको और अगर दूसरे तरीके से समझे, एक तो ये उदाहरण हुआ, और अगर समझे, अगर मैं इस स्थिति में मेरे अंदर में रहता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, अगर ये फीलिंग है मेरे अंदर में, है ना, कि भाई और मेरे को तो अब इंडिया में टॉप 1 बनना है, 10 बनना है, या मुझे इतना रईस बनना है, मुझे तो पूरे छत्तीसगढ़ में राज करना है, मुझे तो पूरे भारत में फेमस होना है, मुझे तो पूरे विश्व में फेमस होना है। तो अंदर में जो लालसा है, जो लालच है, वो इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि लगता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना कुछ होते हुए भी, भरपूर होते हुए भी मेरे अंदर में ये फीलिंग है, ये भाव है, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और चाहिए का नाम है दरिद्रता। कितना दरिद्र इंसान हूं मैं, और चाहिए, इतना कुछ है, उसके बाद भी मैं तृप्त नहीं हुआ, और चाहिए, कितनी गरीबी है अंदर, ये दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता। दरिद्रता का सॉल्यूशन क्या है, उसका अपोजिट सही वर्ड क्या है, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इसको ठीक करके आंसर रख रही हूँ। जैसे मान लीजिए